नरेंद्र नाथ के मित्र ब्रिजेंद्र बाबू कॉलेज में नरेंद्र से 2-3 बरस आगे थे, पर इन दोनों में खूब पड़ती थी। वे दोनों दार्शनिक क्लब में जाया करते थे। रोमाम रोला ने लिखा है कि ब्रिजेंद्र फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे और अराजकतावादी थे। बाद में उन्होंने एक बुद्धिवादी के रूप में नाम पाया। मैट्रिक पास करते करते नरेंद्र की बुद्धि इतनी विकसित हो गई थी कि कोई पुस्तक पढ़ने में अधिक समय नहीं लगाना पड़ता था। अपने अध्ययन की पद्धति की चर्चा करते हुए वो अपने गुरु भाइयों से कहा करते थे कि अब से कोई पुस्तक पढ़ते समय प्रत्येक पंक्ति क्रमशः पढ़कर वक्तव्य समझने की मुझे आवश्यकता नहीं। हर अनुच्छेद की प्रथम और अंतिम पंक्तियां पढ़ते ही उसके भीतर क्या कहा गया है मैं समझ लेता था। शनैः शनैः वह शक्ति परिपक्व होने पर मुझे हर अनुच्छेद पढ़ने का भी प्रयोजन नहीं होता था। हर पृष्ठ की प्रथम और अंतिम पंक्तियां पढ़कर मैं आशय समझ सकता था। फिर पुस्तक के जिस स्थान पर ग्रंथकार ने कोई विषय तर्क युक्तियों द्वारा समझाया है, वहां यदि प्रमाण प्रयोग की सहायता से किसी युक्ति को समझाने में 4-5 या उससे अधिक पृष्ठ लगे, तो उस युक्ति का आरंभ मात्र पढ़कर ही उन पृष्ठों की सारी बातें मैं समझ लेता था। अपनी इस असाधारण प्रतिभा से नरेंद्र ने विवेकानंद बनने पर जर्मनी के प्रसिद्ध वेदांती डॉक्टर डाइसन को चकित कर दिया था। अध्ययन का उद्देश्य सत्य की खोज था और नरेंद्र जिसे सत्य समझ लेते थे उसकी जी जान से रक्षा करते थे। जब देखते थे कि कोई दूसरा उसके विपरीत भाव या मध्य व्यक्त कर रहा है तो नरेंद्र चट विवाद पर उतर आते थे और अपने सशक्त तर्कों और युक्तियों द्वारा उसे परास्त करके दम लेते थे। पराजित व्यक्ति कई बार बिलबिला उठते और नरेंद्र पर दंभी होने का आरोप लगाने में भी संकोच नहीं करते थे, पर नरेंद्र के मन में किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं था और अपनी ही बात को ऊंचा रखने के लिए वे कभी भी कुतर्क का सहारा नहीं लेते थे। कोई उनकी बात से चिढ़ता है, उनके बारे में क्या राय रखता है या उनकी निंदा करता है, इस बात से उन्हें जरा भी परवाह नहीं थी। उनका हृदय शुद्ध था और वे खुद पीठ पीछे किसी की निंदा या बुराई नहीं करते थे। धीरे धीरे जब उनका ये स्वभाव उजागर हुआ तो विद्यार्थी उनकी बात ध्यान से सुनते और उनका आदर करने लगे। जनरल असेंबली कॉलेज के अध्यक्ष विलियम हेस्टी सज्जन व्यक्ति होने के अलावा बड़े विद्वान, कवि और दार्शनिक थे। नरेंद्र, ब्रिजेंद्र आदि कुछ प्रतिभाशाली विद्यार्थी नियमित रूप से उनके पास जाते और दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया करते। हेस्टी नरेंद्र की बहुमुखी प्रतिभा के बहुत प्रशंसक थे, इसलिए उन्हें सबसे अधिक चाहते थे। एक बार नरेंद्र ने जब कॉलेज के दार्शनिक क्लब में किसी मत विशेष का सूक्ष्म विश्लेषण किया तो हेस्टी खुशी से झूम उठे। विश्वविद्यालयों में एक भी ऐसा छात्र नहीं था जो नरेंद्र के समान मेधावी था। अध्ययन और आयु बढ़ने के साथ साथ नरेंद्र की जिज्ञासा तीव्र से तीव्रतर होती चली गई। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या सचमुच इस जड़ जगत को चलाने वाली शक्तिमान सत्ता है? इस प्रकार के अनेक सवाल उनके मस्तिष्क में उठने लगे। पाश्चात्य विज्ञान और दर्शन शास्त्र ने उनके मन में संदेह उत्पन्न कर दिया था। नरेंद्र जब किसी धर्म प्रचारक को ईश्वर के बारे में भाषण देते हुए सुनते तो झट पूछ बैठते, क्यों महाशय, आपने ईश्वर को देखा है? परंतु नरेंद्र को बचपन से ही सनातन मान्यताओं में आस्था थी। संदेहवादी होते हुए भी उनमें दूसरे नौजवानों सी अराजकता ना थी। नरेंद्र आदि ब्रह्म समाज के रविवारीय उपासना में शामिल होते थे और अपने मधुर कंठ से ब्रह्म संगीत सुनाकर सदस्यों का मन प्रसन्न किया करते थे। परंतु वो उपासना के विषय में वो दूसरे सदस्यों से सहमत नहीं थे। उन्हें ब्रह्म समाज में त्याग और धर्म निष्ठा की कमी महसूस होती थी। नरेंद्र जो कुछ देखते थे उनकी वो निर्भीक आलोचना करते थे। उनका मन अब भी अशांत था और जिस जीते जागते सत्य की उन्हें खोज थी वो यहाँ भी दिखाई न पड़ा। एक दिन देवेंद्र नाथ ठाकुर ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा, तुम्हारे अंग प्रत्यंग में योगियों के चिन्ह मौजूद हैं। ध्यान करने से ही तुम्हें शांति और सत्य की प्राप्ति होगी। आगे के भाग में हम लोग देखेंगे कि आखिर नरेंद्र किस प्रकार शांति और सत्य की प्राप्ति करते हैं। यहाँ पर 8वां भाग समाप्त होता है।